My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see the problems of Indian agriculture. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us first see the introduction. So what is the agriculture? So agriculture can be described as the practice of growing crop or raising animal. So agriculture क्या है? Agriculture है कि आप crops को grow कर रहे हो, right? You're practicing जो है आपकी क्रॉप कल्टीवेशन और रेजिंग एनिमल्स और आप जो है वो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एग्रीकल्चर हुआ जहाँ पे आप फसलों को उगा रहे हैं, साथ साथ पशुओं को भी पाल रहे हैं. देन ओरिजिन ऑफ वर्ड हम देखेंगे एग्रीकल्चर कहाँ से आया, तो इट केम फ्रॉम लेटिन वर्ड एग्रीकल्चर. एग्री मीन्स फील्ड और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन. सो एग्रीकल्चर का मतलब है cultivating a piece of land or planting and growing food plants on it is largely what agriculture means. So agriculture का क्या मतलब है कि आप पौधों को प्लांट कर रहे हैं ज़मीन में, राइट, फूड के लिए. सो आप लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट्स व्हाट मीन्स द एग्रीकल्चर. देन रेजिंग एनिमल्स फॉर मिल्क ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी आपके एग्रीकल्चर के अंदर आती है. सो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट practice of cultivating the soil, producing crops, raising livestock is known as agriculture. So सॉइल को कल्टीवेट करना, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, लाइव स्टॉक को रेज करना, ये सारा का सारा एग्रीकल्चर के अंदर आता है, राइट. देन मूविंग फर्दर वी सी दी एग्रीकल्चर जो है वो सोल प्रोवाइडर है फूड के लिए, ह्यूमन फूड के लिए हमारे पूरे संसार में, राइट. एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की. मेजर लैंड यूज़ विद ग्लोबल स्प्रेड ऑन 40% अवेलेबल लैंड पे जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, जितना भी लैंड पार्ट है वर्ल्ड का. देन एग्रीकल्चर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो किसी भी देश के इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है. पॉपुलेशन जो है इंडिया की दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू 1.5 बिलियन बाय 2050 विच विद अ करंट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ 18%. तो आप देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2050 में वो कितनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी. अब इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उनको फूड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, राइट. The increasing population accelerate the pressure on natural resources throughout the world, but more specifically in India, which has only 2.2% of world geographical area and support 15% and 18% of livestock and human population respectively. अब कहते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज पे इतनी ज़्यादा जो है बर्डन है, राइट. अगर आप देखोगे इंडिया के पास जो जोग्राफिकल एरिया है कुल वर्ल्ड का वो 2.2% है. पॉपुलेशन देखें तो 15 से 18% है. आपके पशुओं की भी और मनुष्यों की भी अगर आप देखें तो इंडिया नाउ केम इन द फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो हमारे पास एरिया तो काफ़ी कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि पॉपुलेशन को किस तरह से फीड किया जाए, राइट. देन कमिंग टू सम मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर की इंडिया में. जैसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है. अब सभी के पास इंडिया में ऐसा तो है नहीं है कि आपके जैसे यूएसए में है, यूके में है, लॉन्ग एंड लार्ज जो है आपके फार्म है, ऐसा नहीं है यहाँ पे. सॉरी, यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है वो लैंड पार्ट है, राइट. इंडिया एग्रीकल्चर इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. तो जो है छोटे छोटे जो है वो सभी की ज़मीनें हैं. दिस मेक्स द फार्मर लेस कॉम्पिटेंट. ओवर अगर आप देखो तो 86% जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो स्मॉल है, मतलब छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कम जिनके पास ज़मीनें हैं. तो अब इस तरह से अगर इतनी से कम ज़मीन है तो मैकेनाइजेशन भी तो पॉसिबल कहाँ होगा, राइट. अब फिर
लैंड किस पार्ट में है, माउंटेनियस पार्ट में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होती है वहाँ पे, राइट। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मेक इट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट मैकेनाइजेशन, राइट, एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑन लैंड। अगर आपके पास छोटा लैंड है तो आप तो क्यों जो है 4-5 लाख की जो कोई भी मशीन है क्यों खरीदेंगे आप, राइट। जो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी होगी नहीं, आपके पास उतना लैंड है नहीं, तो ये अपने आप में एक पहली समस्या है, बड़ी समस्या है। देन कमिंग टू लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। सो प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, राइट, इनएडिक्वेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्राइस फ्लक्चुएशन भी है, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन भी है, एंड द रोल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग लोकल ट्रेडर्स एंड मिडलमैन। अब जो बिचौलिए हैं, राइट, या कॉन्ट्रैक्टर है, उनको भी कमीशन चाहिए, तो वो भी एक बड़ी समस्या है अपने आप में। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर होती है, स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं है। नियरली 16% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और 10% जो ऑयल सीड्स हैं, 9% पल्सेस, 6% सीरियल्स प्रोड्यूस्ड आर बीइंग वेस्ट एवरी ईयर ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो देखिए आप कितना परसेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, कितना बड़ा परसेंटेज जो है वो कोल्ड स्टोरेज या फिर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से जो है वो यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो स्टोरेज फैसिलिटी भी अपने आप में एक दूसरा प्रॉब्लम है। देन पुअर अडॉप्शन ऑफ मैकेनाइजेशन। Now, regardless of the expansion of the mechanization in India, most of the agricultural operation is still done by laborers. अ, हालांकि इंडिया में मैकेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, राइट। बहुत सारे फार्मर्स दे आर अडॉप्टिंग दी मैकेनाइजेशंस, राइट, मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, बट कई जगह में आज भी जो है लेबर्स का जो है यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा माउंटेन एरिया है, अगर वहाँ पे जो है लैंड प्लेन नहीं है, अनइवन टेरेन है, तो वहाँ पे मशीन चलाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो लेबर ही चाहिए वहाँ पे, तो राइट। तो इस तरह से तो ये प्रॉब्लम अभी है इंडिया में। द हाइएस्ट लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इन इंडिया अबाउट 16 to 70% इज machinery has been invented in digging, weeding and other agricultural operations। अब 60 से 70% देखोगे तो आप प्लकिंग के लिए यूज़ होंगे, लाइक प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, योर थ्रेशिंग, इरिगेशन के लिए, या फिर डिगिंग, वेट वीडिंग, इनके लिए होती है। बाकी ज़्यादा यूज़ है नहीं अभी मशीनरी का। ओनली अ फ्यू फार्मर्स यूज़ इट फॉर अ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी कम फार्मर यूज़ करते हैं। ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल फार्मर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट मैकेनाइजेशन। तो स्मॉल फार्मर्स होंगे, मार्जिनल फार्मर्स होंगे, तो उनके लिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि वो जो है मशीनों को अपने खेतों में लगा सके, राइट। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द रूरल फार्मर्स एंड कैपिटल कंस्ट्रेंट्स क्रिएट दिस प्रॉब्लम। मनी ना होने की वजह से या फिर अवेयरनेस ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, राइट। देन कमिंग टू पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, अगर आप देखें तो इरिगेशन फैसिलिटी भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। 80% जो वाटर कंजप्शन होता है इंडिया में वो इरिगेशन के लिए होता है एग्रीकल्चर में, जिसमें कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, राइट। सो गुड इरिगेशन हेल्प्स फार्मर टू कैरी आउट टाइमली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। The steady decline in groundwater table can be noticed in recent time due to overexploitation, as 65% of irrigation uses groundwater sources। तो देखिए आप अगर 65% जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही, और इरिगेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी है भी नहीं अभी कई पार्ट में, इंडिया के कई कुछ पार्ट में बहुत अच्छी है, कुछ पार्ट में नहीं। देन कमिंग टू सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीशन। अग अगर आप देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम 1916 में, विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय एम एस स्वामीनाथन, राइट। सो यहाँ पे केमिकल का फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। उससे क्या हुआ कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगी, राइट।
year by year. Excessive use of chemical fertilizer contribute to reduce organic matter content and human content, decreased number of beneficial insect, poor growth, increased pest attacks, and altering of soil pH, which ultimately lead to low productivity, right? तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई उसकी वजह से सॉइल जो डिप्लीट हुई. Then coming to groundwater depletion. Another adverse outcome of green revolution is groundwater depletion, है ना. Excessive groundwater usage for irrigation primarily and जैसे industrial regions like आपके प्राइमरली इन ड्राई रीजन है, सॉरी, लाइक पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, तो वो डिप्लीशन हो गया, मतलब उसका डिप्लीट हो गया ना फर्टिलाइजर्स की वजह से भी, और ओवर यूज़ जो उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ. इनएडिक्वेट एसेस टू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. अब आप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम देखेंगे तो लोग अवेयर नहीं है, तो वो स्कीम्स तक जो है गवर्नमेंट की पहुंच नहीं पाती कई बार, राइट. So major problem persistence with crop insurance scheme faced by the farmer include lack of proper awareness of insurance schemes, evaluation of extended of damage caused due to crop losses, inadequate coverage of insurance scheme and non-payment, delayed settlement of claims. तो अगर किसी ने देखिए, अगर कोई अवेयर भी है वो क्लेम भी कर रहा है तो उसको डिले बहुत ज़्यादा होगा, 3-4 बाद महीने बाद मिलेगी, तब तक फसल भी तैयार हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा है उसका फिर, राइट, अगर टाइमली ना मिले. देन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है जिसने कि एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रभावित किया है. आपने देखा है कभी भी जो है सूखा पड़ रहा है, कभी भी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी स्टॉर्म, कभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी ओले. तो इस तरह की जो क्लाइमेट चेंज के जो पैटर्न है, राइट, वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल में जो है फार्मर्स को अफेक्ट करता है. सो व्हाट टू आई विल रीड अबाउट दिस स्लाइड. वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे हीट वेव है, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा जो है फार्मर्स को इन्फ्लुएंस करती है, एंड अगर रेन ज़्यादा हो जाए तो वो इन्फ्लुएंस करेगी. तो ये सारी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज में. प्राइस वोटेलिटी भी आप देख सकते हैं. प्राइस वोटेलिटी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स, स्पेशली आपके स्मॉल फार्मर्स पे, राइट. जब प्राइस वोटेलिटी का मतलब है कि प्राइस फ्लक्चुएशन, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा कम होता है. किसानों को काफ़ी कम दाम पे जो है कई बार जो है अपनी फसल बेचनी पड़ती है, तो वो एक बड़ी समस्या है अपने आप में. दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू प्लान एंड इन्वेस्ट इन देयर फार्म, लीडिंग टू विसिकस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड लो प्रोडक्टिविटी. तो इस तरह से जो है अगर उनको सही दाम नहीं मिलेंगे मार्केट में, कम दाम में बेचेंगे, तो वो एक उसी साइकिल में, पॉवर्टी के साइकिल में जो है वो फंस जाएंगे, राइट. दिस सिचुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर फार्मर्स एज दे आर नॉट श्योर ऑफ द प्राइजेस दे विल रिसीव फॉर देयर प्रोड्यूस इन द फ्यूचर, राइट. This makes it difficult for farmers to make informed decision about what crops to grow, how much to produce, and what to sell. सो ये जो सिचुएशन है, राइट, दिस क्रिएट अनसर्टेनिटी. अगर उनको कम दाम मिलेंगे तो अब आगे के लिए अगर उन्होंने फ्यूचर के लिए बीज लेने हैं या फिर कोई मशीनरी लेनी है, तो उसके लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, पैसे ही कम बचेंगे. अब इतनी ज़्यादा महंगाई है, इंसान अपने जो है डे टू डे लाइफ के एसेंशियल्स को कंप्लीट नहीं कर पाता, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए फिर फ्रॉम वेयर ही विल पे, राइट. सो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है. फार्मर डिस्ट्रेस एंड सुसाइड्स अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डिस्ट्रेस है, राइट, दे आर वेरी ह्यूज. हम हमेशा ही न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं देखते हैं किसी न किसी कोने में भारत के कि यहाँ पे सुसाइड कर लिया फार्मर्स ने, वहाँ पे कर लिया, राइट. सो अकॉर्डिंग टू NCRB, ओवर 10,000 फार्मर सुसाइड वर रिपोर्टेड इन 2019. देखिए कितना बड़ा नंबर है ये. Farmer suicide seem to be clustered in regions characterized by the extreme commercialization of Indian agriculture. Peasants are in debt. तो लोग जो है कई बार जो बड़े लैंडलॉर्ड है उनसे कर्जा ले लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, देन दे हैव नो अनदर ऑप्शन, देन दे सुसाइड. तो ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है.
देन लिमिटेड स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी जो है वो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी कम स्पेंड कर रहा है, तो गवर्नमेंट की भी एक ये लिमिटेशन है, राइट, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है फार्मर्स पे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। If government spending on research and development is limited, then the farmer may not have access to new technology and practices। देखिए आप, राइट, कोई नया इन्वेंशन नहीं होगा फार्मर्स के लिए या फिर किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर। इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी कम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। सो इन सबको जो है रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत अब पड़ती है, तो उस पे जो है गवर्नमेंट काफ़ी कम इन्वेस्ट कर रही है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग लेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोर्स फार्मर टू इन्वेस्ट देयर ओन रिसोर्सेज इन अडॉप्टिंग टू चेंज कंडीशंस विच कैन एक्सपेंसिव। हाँ, अब कोई किसान सारे ही तो नहीं इतने ज़्यादा अमीर होंगे जो स्टडी कर पाएंगे, सॉइल टेस्टिंग कर पाएंगे या फिर कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अब जो जो प्रिविलेज्ड होगा, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वही कर पाएगा, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। देन कमिंग टू दिस में इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू कम्पीट इन द मार्केट प्लेस। तो अब छोटे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कंप्लीट कर पाना मार्केट में डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस केस में, राइट। सो कंक्लूजन अगर हम देखें तो जो इंडियन फार्मर्स कम्युनिटी है इसमें मेनली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ज़्यादा संख्या में, राइट, जो कि चैलेंजेस भी यही फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी लिमिटेड है यहाँ पे। Government has implemented several policies aimed at addressing these challenges, but वो ground reality में उतनी ज़्यादा मतलब उनका उतना अच्छा execution नहीं है। While these policies have the potential to improve the agriculture sector performance, several implementation challenges and gap need to be addressed to ensure their success. So awareness is the key, right? Where we can work. A collaborative effort between the government, private sector, farmer is essential for the sustainable development of Indian agriculture sector. राइट, अगर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी सस्टेनेबल बनाना है, फार्मर्स को एक अच्छा दाम भी देना है, अच्छी फैसिलिटी उनको देनी है, मैकेनाइजेशन भी देना है अच्छा, तो इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी, और जो द वन हु आर एजुकेटेड है ना, उनको जो है थोड़े से एफर्ट्स करने चाहिए, अपने गांव में बताना चाहिए कि क्या क्या स्कीम्स है, कैसे वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। पहले तो खुद को अवेयर कीजिए, फिर औरों को अवेयर कीजिए, यही है इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में इट्स अ वेरी सिंपल, नॉट वेरी मच टू एक्सप्लेन टू यू, आप सभी समझदार हैं। So everyone, that's all from my side. Hope you people will like, share and subscribe the channel. So that's all from my side. Bye and take care, and thanks for watching.